Namaste, welcome back guys. It is day third and we are back with another mock test solving. ये थर्ड वाला टेस्ट है जो कल देखा था मैंने टेलीग्राम पे डाला था संजीव सर के पे ही। इसको आज सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा टिपिकल दे रहे हैं, वो सुनने में ये आ रहा है कि सीजीएल के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है सीजीएल का एग्ज़ाम कैसा क्या चल रहा है, ठीक है क्वेश्चंस। लेकिन वो बता रहे हैं कि जैसे सीजीएल का पेपर आ रहा है उस हिसाब से बताया नहीं है उन्होंने, मतलब एक अंदर से मेरे फीलिंग आ रही है, मुझे लग भी रहा है कि जिस हिसाब से सुन रहे हैं स्पेलिंग वगैरह, ठीक है। थोड़ा टिपिकल है, जितना हो जाए उतना अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना लगाने की आप लोग, मतलब ठीक करने की, ठीक है। बाकी देखते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ इट? ओके, इधर हमको एक वर्ड दिया गया है, उसका सिनोनिम देखना है। चूज द वर्ड विच इज़ मीनिंग टू टर्पिट्यूड। लुक, टर्पिट्यूड मतलब क्या होता है? कोई धूर्तता, धूर्त इंसान भी कह सकते हैं, धूर्तता दिखाए जो। एक और इसका सिनोनिम होता है विक्ड, है ना। तो उसके मतलब उसका मतलब ये होता है, ठीक है। डेप्राविटी का भी मतलब टर्पिट्यूड ही होता है, विक्ड, ठीक है। एमिटी का मतलब होता है दोस्ती। अब देखो, एक होता है एनमिटी जो कि ई से स्टार्ट होता है ना। एनमिटी का ई से स्टार्ट होता है डी से, तो एक वो होता है और एक ये होता है। अगर ई एन से स्टार्ट हो रहा है तो दुश्मनी, और ए से स्टार्ट हो रहा है तो दोस्ती, ठीक है। क्लैरिटी मतलब एकदम क्लियर हो किसी बात को लेकर आप, ठीक है, उस सेंस में आ जाता है इसका यूज़। वेरासिटी मतलब कोई सच्चा इंसान हो, ट्रुथफुल, ठीक है। तो लगा देता हूँ, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा विक्ट, ठीक है। चलो चलते हैं। और यार परमार सर की वीडियोस कौन कौन देख रहा है यार? वो कितना अच्छे तरीके से मतलब हंसी मजाक में ही पढ़ाते हैं, है ना। मैंने देखा वो कुछ नया ऑप्शन वाले में कुछ नया लिया, लंबाड़ी मैडम लंबा ऐसा कुछ करके। बताना मुझे है जो भी देखे वीडियो। चलिए देखते हैं अगले शब्द। कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स मीगर, रैश, केयरफुल, प्लेथोरा, ठीक है। क्या दिया है इसमें? विच टू ऑफ द अबव वर्ड्स कंस्टिट्यूट वन सिनोनिम एंड वन एंटोनिम। ये कल जैसा ही है, एग्जीगोस का, है ना। एक तो हमको निकालना है इसका सिनोनिम और एक निकालना है इसका एंटोनिम, ठीक है। तो पहले सारे जो वर्ड्स दिए उनका मतलब जान लेते हैं। मीगर मतलब होता है, मीगर मतलब होता है बहुत बहुत कम, थोड़ा सा, बिल्कुल नाम मात्र, ओके। रैश मतलब समझ लो केयरलेस तरीके से, और केयरफुल मतलब केयरफुल। प्लेथोरा मतलब बहुत सारा, ठीक है। आगे अब एग्जीक्यूस का मतलब भी होता है मीगर, मतलब बहुत, जिसकी मात्रा बहुत कम हो, इन अबंडेंस हो जिसकी, ठीक है। लैकिंग, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं। तो ऊपर से एक तो मीगर हो गया इसका सिनोनिम, और जो प्लेथोरा हो गया वो हो गया इसका एंटोनिम, ओके। मार्क कर देता हूँ 1 और 4 था वैसे ही, ये वाला और ये वाला। चलिए थर्ड वाले पे चलते हैं। रीअरेंज द PQRS टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ, ठीक है। ये PQRS दिए हैं, आप देख लो, मैं भी देख रहा हूँ क्या बनता है इसका आंसर। The magnitude of the interdependence depends on the technique of production. Causing the shifts in the food supply करो, interdependence on the food and labor market is important for the development process. Similarly, अब लोग ये जो similarly दिया है वो किसी ना किसी चीज़ के definition में दिया होगा। ये R पहले हो नहीं सकता, ठीक है। R किसी ना किसी के बाद में आएगा। अभी upward shift दिया है, upward shift के बारे में बात कर रहा है ना, ठीक है। और ये देखो इधर भी पी वाले में शिफ्ट दिया है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से क्यू से तो स्टार्ट होना चाहिए, बिल्कुल अलग ही शो हो रहा है। क्यू इंटरडिपेंडेंस ऑन द ऑफ फूड एंड लेबर मार्केट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो क्यू के बाद क्या आना चाहिए? एस, एन अपवर्ड शिफ्ट। फिर क्यू के बाद आना चाहिए एस वाला, यानी कि फोर्थ वन, एन अपवर्ड शिफ्ट इन द फूड सप्लाई का वुड सिमिल्टेनियसली रिजल्ट इन एन अपवर्ड शिफ्ट ऑफ इन लेबर डिमांड कर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा QSPR, ये वाला QSPR, ठीक है। पढ़ लेते हैं, कोहेरेंट तरीके से पढ़ते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ फूड एंड लेबर मार्केट इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड अपवर्ड शिफ्ट। अब देखो इसी की वजह से, मतलब एक पूरा ये यहाँ तक सेंटेंस हो गया, फिर इसने नया सेंटेंस चालू किया है कि एक ऊपर जाती हुई शिफ्ट
फूड सप्लाई कर्व में सिमिल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ, रिजल्टेंट अपवर्ड मतलब ऊपर वाली शिफ्ट अगर फूड सप्लाई में जाएगी तो इसी तरीके से उसी की वजह से एक ये लेबर डिमांड कर भी ऊपर बढ़ेगी। ठीक है, ये आगे पहला वाला उसका सेंटेंस, ये मतलब क्यू के बाद न्यू सेंटेंस चालू किया है। ठीक है, और उसके बाद पी वाला, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरडिपेंडेंस डिपेंड्स ऑन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कॉजिंग द शिफ्ट इन द फूड सप्लाई कर्व। अब देखो फूड सप्लाई कर्व इसमें दिया है और इसी की डेफिनेशन ऊपर दी है, तो क्यू एस पी आर और आर लास्ट में जैसे बोला था सिमिलरली इसी की डेफिनेशन इसमें इन दोनों की। ठीक है, इजी था ये। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या है, करेक्ट चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, पढ़ते हैं। सबसे पहले तो सेट टू का टोल्ड में चेंज होगा, टोल्ड सेट टू गया और सेट टू, यानी कि बी और डी ऑप्शन तो जा ही रहे हैं अपने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बी और डी ऑप्शन गए अपने। अब ए और सी में से देख लेते हैं कौन सा ठीक है। देखो सेस का टेल्स में और सेट टू का टोल्ड में। ओके, कभी कभी सेट टू का सेट टू में भी चेंज हो जाता है इफ़ इन केस के दूसरा सब्जेक्ट ना हो। चलो देखते हैं कौन सा अपना सेट टू वाले चले गए होंगे ना। हाँ, सेट टू वाले चले गए, बी और डी। ए और सी में से देखना है इनको। सना टोल्ड रोहन दैट ही माइट सबमिट द प्रपोजल दैट डे बट इफ इट was delayed the committee might not consider it and she would be unable to intervene. ठीक है, सना told रोहन he could be submit the proposal that day but if it were delayed the committee might not consider it and she would be unable to intervene. अब देखो पढ़ के ऐसा लग रहा है कि एक ए वाला सही है। बहुत से लोग सोचेंगे क्योंकि ग्रामेटिकल तरीके से सोचेंगे कि इट के बाद सिंगुलर है तो ये वॉज लगा है, इधर वर्ड लगा है। लेकिन एक होती है अगर कोई भी जैसे मान लो कैसे बोले, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी गई है जो कि होने से रही पास्ट की, तो उधर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो प्लूरल के ही तरीके से यूज़ करेंगे। कुछ भी सब्जेक्ट हो, इफ़ इन केस ही शी कोई भी हो, आई तो वर ही यूज़ होगा, है ना। तो ये और सी वाला ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ऊपर गलत दिया गया है और हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। क्योंकि सना ने रोहन से बोला कि तुमको उस दिन करना पड़ेगा प्रपोजल, मतलब उसी दिन, टुडे भले लिख रहा है उस दिन की बात हो रही, बट इफ इट इज डिलेड, लेकिन अगर वो डिले होता है द कमेटी फिर आपको मतलब वो चीज़ जो प्रपोजल है वो कंसिडर नहीं करेगी और मैं भी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगी इसमें इंटरवीन करने की। ठीक है, ये चीज़ बता रहा है। तो ये पास्ट की बात है और हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो वही आएगा। अब देखो माइट का मे का माइट में भी चेंज होता है, मे का कुड में भी हो सकता है। ठीक है, दोनों एबिलिटी शो करने को ही करता है या फिर क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, फिफ्थ वाला देखते हैं। रीअरेंज द सेंटेंसेस PQRS मैनर में। ठीक है, देखते हैं, कर लेंगे। सबसे पहले बट तो ओनली ये पी तो गया, बट है कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में बट से कभी चालू ही नहीं होता। ठीक है, इन आफ्टर ईयर्स ही लाइक्ड, अब ही लिखा है इधर, ही यानी कि प्रोनाउन, तो इधर प्रोनाउन के लिए नाउन भी तो चाहिए, नाउन है नहीं तो यानी कि लेकिन इन आफ्टर यहाँ क्यों से हो सकता है यार, देखते हैं। इन आफ्टर ईयर्स भी लिखा है, बट द ओनली डेंजर ही हैड ओ, मतलब थोड़ा दिमाग लगा के दिया है सर ने। ही मतलब कोई प्रोनाउन नहीं है, ये नाम ही है ही। ठीक है, इन आफ्टर ईयर्स क्यू से स्टार्ट हो सकता है। व्हेन आउल हु हैड जस्ट फ्लोन अप सैट ऑन ए ब्रांच व्हेन आउल ऑफ हिज ट्री टू कंफर्ट हिम। हाँ, ये वाला आर वाला नहीं है, आर से स्टार्ट नहीं होगा, आर हटा सकते हैं। हु हैड वंस लेड अ सीगल, एस की आर और एस तो हटा सकते हैं, आर और एस से स्टार्ट होगा ही नहीं। ठीक है, अब स्टार्ट होना है क्यू से ही। क्यू के बाद अब देखते क्या आता है। इन आफ्टर ईयर्स ही लाइक टू थिंक दैट ही हैड बीन इन वेरी ग्रेट डेंजर ड्यूरिंग द टेरेबल फ्लड। बहुत सालों बाद उसने सोचा, ये सोचना जाहिर समझा कि वो बहुत ज़्यादा डेंजर में था जब जो कोई फ्लड इनंडेशन फ्लड आई थी तब। ठीक है, उसकी बात कर रहा है, ही सोच रहा है मतलब। अब इसके बाद अब डेंजर इधर भी है और ऊपर भी उसके डिफाइन करेगा, बट द ओनली डेंजर, लेकिन वो तो डेंजर नहीं था फ्लड। डेंजर क्या था, जो कि मतलब वो कहीं इम्प्रिजन था, मतलब कहीं जेल में बंद था, उसके आधा घंटा, लास्ट का जो आधा घंटा था, हाफ आवर ऑफ इम्प्रिजन, वो असली मतलब जो प्रॉब्लम थी, डेंजर वो था, यानी कि फ्लड नहीं थी। यानी कि क्यू के बाद पी आना चाहिए और फिर आर एस तो अलग थी। ठीक है, कौन से ऑप्शन में क्यू के बाद पी, इसमें तो नहीं, आर तो ऐसा हटाई, क्यू आर। ठीक है, क्यू पी लास्ट वाले ऑप्शन में। चलो
ये वाला आगे समझ। अब आगे बढ़े। सिक्स्थ वन क्या बोल रहा है? सिक्स्थ वन कवि क्या कहना चाह रहा है भैया, देखते हैं। वॉइस का क्वेश्चन है नहीं, वॉइस का नहीं, एरर का। ठीक है, एरर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। द मिनिस्टर सेड दैट द न्यू स्कीम विल केटर विद द नीड्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन डिलेड ऑन द अकाउंट ऑफ bureaucratic hurdles that neither the state administration nor the center has been able to overcome। ठीक है, देखते हैं। द मिनिस्टर सेड द न्यू स्कीम विल केटर, न्यू पहला वाली लाइन ठीक है, विल केटर विथ। अब देखो केटर के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगती यहाँ पे, विथ लगाया, विथ नहीं आएगा। केटर का मतलब ही होता है किसी के लिए करना, ठीक है। तो केटर के बाद कोई भी आती नहीं है, केटर सिर्फ सिंगुलर रहता है, तो ए वाला ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। आगे बढ़ो, देखना ही नहीं है, टाइम बचा अपना। केटर के साथ प्रपोजिशन नहीं आती, याद रखना। हाँ, देखते हैं वर्ड क्या दिया है। चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट ऑफ ऑब्स्ट्रीपोरस। ऑब्स्ट्रीपोरस की एक वर्ड दिया है, इसका हमको अपोजिट लगाना है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल समझो ऑब्स्ट्रीपोरस मतलब क्या होता है। ऑब्स्ट्रीपोरस मतलब होता है जो कि कंट्रोल नहीं कर सको, जिस पे स्टब बॉर्न, खतरनाक, बॉइस्टरस, हम जिस पे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ठीक है, अनहैकेबल, ठीक है, ये सब इसके मतलब सिनोनिम हो सकते हैं। ठीक है, अब बॉइस्टरस तो अपोजिट निकालना है। बॉइस्टरस का सिनोनिम हो जाएगा ट्रैक्टेबल होगा इसका। ट्रैक्टेबल मतलब जिसको हिला डुला सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। और अनरूली मतलब भी वो होता है जो रूल के हिसाब से चले, और रेबलियस भी होता है। ये तीनों तो उसके वो हो गए सिनोनिम, ये बी वाला एंटोनिम है। चलिए आगे चलते हैं। 8th वन क्या है? द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, आइडेंटिफाई द पार्ट। ये क्या हुआ? The given sentence contains an error. Identify the part that has the error. Error का question है. Let's see. Had the CEO instructed the team to complete the audit meticulously and submitted the report before the deadline, the management would have appreciated it. ठीक है, ये conditional भी sentence बनना है। Had plus V3 के साथ would have plus V3 लगता है, ठीक है। ये सही है, यानी कि had the CEO instructed। A वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है और C वाले में भी कोई नहीं है, क्योंकि सही लगाया इसने, ठीक है। सॉरी, डी वाले में नहीं है। अब सी और बी देखना है। इंस्ट्रक्टेड द टीम टू कंप्लीट द ऑडिट मेटिकुलसली, केयरफुल तरीके से उसने ऑर्डर किया, इंस्ट्रक्ट किया कंप्लीट करने, उसमें भी नहीं लग रहा कुछ। टू कंप्लीट द, ठीक है, सी वाला देखते हैं, पक्का इसमें ही होगा। एंड सबमिटेड। अब लुक, इधर ऊपर देखो, उसने करने को बोला है, उधर कंप्लीट लगा है, नहीं सबमिटेड लगा है। तुम सोचो कि हेड लगा है तो इसकी वजह से वर्ब में ईडी लग जाएगा लास्ट में, लेकिन ये वाली मेन वर्ब इसमें लगा है, इस वाली में नहीं लगेगा, तो एरर है सी वाले में, ठीक है। सी वाले में एरर है, ये जो सबमिटेड है इसको पढ़ लेना, ईडी नहीं लगेगा, ओनली सबमिट आएगा, क्योंकि ऊपर से तो कॉमन सेंस है, कंप्लीट ऊपर लिखा है तो इधर सबमिट ही होगा, ठीक है। अब 9th वन पे चलते हैं। रीना सेड टू हर असिस्टेंट, हैव यू फाइनलाइज द strategy for the marketing campaign and should be postpone the client meeting if the results are not। अब देखो दो चीज़ होती हैं, जो वेदर और मैं तुम्हें बताऊं, वेदर हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के साथ ही यूज़ होता है, इधर हमेशा पॉजिटिव के साथ, ओके। तो देखते हैं, जिसमें वेदर देखे तुम उसको ठक से मार देना। और कहीं भी वेदर है? पहले वाले में तो है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और ये देखो लास्ट में बताता हूँ तुम्हें, पहले वाले में मैंने देख लिया है, ये देखो है, ये आर नोट, यानी कि कोई कॉन्ट्राडिक्टरी सब्जेक्ट बनना है। दो चीज़ें हो सकती हैं और वो अपन को सीधे मतलब उसकी नरेट करना है, तो वेदर के साथ ही होगा, इधर के साथ नहीं होता। ऐसे नहीं हो सकता इधर द रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री और नॉट, ऐसे नहीं हो सकता। वेदर मतलब नेगेटिव में, इफ़ इन केस पॉजिटिव होता देन वी कुड यूज इट, ओके। चलो पहले वाले में ही ना, रीना आस्क्ड हर असिस्टेंट इफ शी हैड फाइनलाइज द स्ट्रेटेजी, और देख लो हैव का हेड में चेंज हुआ है पास्ट में, ये भी फाइनलाइज द स्ट्रेटेजी फॉर द मार्केटिंग कैंपेन एंड वेदर दे शुड पोस्टपोन द क्लाइंट मीटिंग इफ द रिजल्ट्स वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। हाँ यही है। क्या ये वाला, ये वाला, ठीक है। चलो 10th वाले पे देखते हैं। 10th वाले में क्या दिया है? फिलअप है,
देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल। द पॉलिटिशियन वॉज एक्यूज्ड ऑफ मेकिंग ब्लैंक प्रोमिसेस ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन दैट ही नेवर इंटेंडेड टू कीप। ये तो जनरल ट्रुथ है भाई, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ में बनाओ यार। कभी भी कोई पॉलिटिशियन जो वादे करता है वोट मांगने से पहले, लगता है अपने संजीव सर बहुत गुस्सा है, कल भी ऐसा इन्होंने क्वेश्चन दिया था पॉलिटिक्स से। सही बात है यार, गलत वो होना भी चाहिए। आई एम विथ यू विथ एवरी बिट ऑफ मी, आई एम विथ हिम। द पॉलिटिशियन वॉज अगेंस्ट ऑफ, मतलब पॉलिटिशियन के ऊपर उंगली उठाई गई थी कि जो उसने प्रॉमिस किए थे इलेक्शन पे, उसने कभी ये सोचा भी नहीं कि उनको पूरा करने की। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शंस में। परफिडियस का मतलब होता है डिसलॉयल्टी, डिसऑनेस्टी। ठीक है, ये वाला हो सकता है। वेराशियस का मतलब सच्चाई था, कैंडिडेट मतलब भी सच्चा होता है, मुंह पर बोलने वाला, सच्चिता। जेन्युइन मतलब सच, यानी परफिडियस इसका आंसर होगा। परफिडियस का मतलब होता है, स्पेलिंग भी याद रखना इसकी है। परफिडियस का मतलब होता है, क्या होता है परफिडियस का मतलब बताओ? डिसलॉयल, डिसऑनेस्टी। ओके, ये वाला। चलो 10th के बाद 11th आएगा ना। द स्पाइस मैनर अलाउड हिम टू, द स्पाइस क्या है? स्पाई मतलब क्या होता है बताओ? जासूस होता है ना। स्पाइस मैनर अलाउड हिम टू मूव थ्रू द एनिमी टेरिटरी विदाउट, मतलब उसका जो तरीका था अच्छा वाला, मतलब बढ़िया तरीके से स्पाई वाला एकदम। स्पाई का एक और शब्द होता है ना डिटेक्टिव, हाँ डिटेक्टिवनेस थी उसकी, उसमें उसे मदद मिली एनिमी की जगह पे। टेरिटरी मतलब उसका इलाका, और कोई भी मतलब सस्पिशन, मतलब कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा सका, इस तरीके से वो घुसा। ठीक है, अब सुनो, कैंडिडेट मतलब क्या होता है? ऊपर ही बताया था मैंने। कैंडिडेट मतलब तो होता है जो बहुत ज़्यादा लॉयल हो, अच्छे तरीके से मुंह पर बोलने वाला, कोई भी उसके अंदर छुपा नहीं हो, सीक्रेट ना हो। ठीक है, और फूटिव का मतलब होता है जो नोटिसेबल ना हो। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब और देख लेते हैं हम, तो देखने के लिए है। और कौन से सब्जेक्ट हैं? गायलनेस, गायलनेस होता है यार, देखो गायलनेस कैसे बताऊँ तुम्हें? गायलनेस मतलब होता है, अरे यार गायल मतलब सीधा साधा समझ लो यार। गायलनेस मतलब होता है सीधा साधा। और जो एक होता है ना कोवर्ट, कोवर्ट मतलब होता है प्रछन्न, अनक्लियर, है ना, ऑब्सक्योर। तो कोवर्ट का जो एंटोनिम होता है वो ओवर्ट। ओवर्ट मतलब अप्रोच, सामने ही है, जो अपने प्रकट है। और गाइडलेस मैंने जैसे बताई था, मतलब सीधा साधा। सीधा साधा तो होते नहीं यार स्पाई, इसमें कोई कपट वगैरह ना हो, है ना। ऐसे तो होते नहीं हैं, क्या होते हैं? ऐसे नहीं होते ना, तो इसका आंसर फटे भी होगा, अननोटिसेबल। चलो 12th वाला, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, और ये तो तुम्हारा फेवरेट है, तुम लगा सकते हैं, तुक्का चला दोगे। लंबाड़ी मैडम लंबा। देख लो, लेक्सिकॉन मीन्स क्या होता है? लेक्सिकॉन देखो मैं बताऊं, लेक्सोग्राफर, लेक्सोग्राफी, लेक्सोलॉजी, जिस वर्ड में लेक्स LEX आ रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू डिक्शनरी, वो डिक्शनरी से रिलेटेड है। अब लेक्सिकॉन का मतलब क्या होता है? द स्टडी, द वोकेबलरी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है जो एक फ्रेज या सेंटेंस होता है, जिसमें जो फ्रेज होता है ना, और जो अरेंजमेंट होती है फ्रेज की, उसको बोलते हैं सिंटेक्स। जैसे कि फ्रेज मतलब क्या होता है? जिसमें एक वर्ब नहीं दी गई हो और जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा हो सेंटेंस का। हिंदी भाषा में मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, और सेमेटिक्स का मतलब होता है जो वर्ड से एक्सप्रेशन हो, उसका मतलब। और मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो भी, हाँ देखो मॉर्फोलॉजी बहुत होती है, बॉडी की भी मॉर्फो होती है, तो बॉडी फॉर्म की जो होता नहीं है मॉर्फोलॉजी यार। मॉर्फोलॉजी एक, क्या कहते हैं, मेडिकल टर्म भी होता है, जो बॉडी की स्टडी होती है ना, उससे ही मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, है ना। ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी को मॉर्फोलॉजी। अब इसमें क्या, स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्म्स, फॉर्म जिस लगाए तो उसका मतलब मॉर्फोलॉजी से उसका मतलब होता है फॉर्म स्ट्रक्चर की, उसकी पढ़ाई वर्ड्स की तो होता है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन क्या है? 1 का क्या होगा? C होगा, 2 का A, 3 का B, 4 का D। 1 का देख लेते हैं ऊपर पर, 1 का C। ठीक है, 1 का C पहले से ही है, एक ही में दिया गया है। 1 का C, ये लो। चलिए मार्क कर देता हूँ। चलो दूसरे वाले पे देखते हैं। 12th था ना, 13 पे चलते हैं। The scientist proved a theory which many experts later argued could not
हैव बीन सब्सटेंशिएटेड बाय द अवेलेबल एविडेंस। ये क्या दिया है, वॉइस का क्वेश्चन है ना, हाँ वॉइस का क्वेश्चन है। लेट्स सी हाउ इट गोज। थ्योरी वाज प्रपोज, सारे में पहला वाला सेंटेंस ठीक है, बाय द साइंटिस्ट। अब दूसरे में फ्लो होगा, विच मैनी एक्सपर्ट लेटर आर्ग्यूड, ठीक है यहाँ भी सही है, विच मैनी एक्सपर्ट लेटेस्ट ठीक है, कुड नॉट भी सही है। अब लास्ट में देखते हैं, हैव है तो इसका हैव में चेंज होगा, बीन हट जाएगा। हैज़ बीन पढ़ने दो मुझे, ठीक है। बी वाला ए वाला पढ़ते हैं नीचे से, लेटर आगे कुड नॉट बी सब्सटेंट, पूरा उसने हेल्पिंग वर्ब भी हटा दी, वाह यार वाह, ठीक है हटा दी। द थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट व्हिच मैनी एक्सपर्ट लेटर आगे कुड नॉट हैव बीन। अब देखो हैव बीन सब में ही दिया है, ठीक है, जिसमें नहीं हैव बीन या तो हैव लगाओ या हैव बीन लगाओ, दोनों चल जाएगा, लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन में हैव है तो वो ज़्यादा कंसिडर करना तुम, ठीक है। अब दूसरे में है ही नहीं कहीं, कुड नॉट, इधर हैज़ बीन दिया है, हैज़ बीन कैसे आ जाएगा, सिंगुलर थोड़ी है, एक्सपर्ट्स के लिए सिंगुलर थोड़ी आएगा, ठीक है। यहाँ तो मैं हैव देखे, तुम हैव को कंसिडर करना फर्स्ट, अगर हैव बीन है तो कोई बात नहीं, क्या कोई अपन को पता है कि क्या बोलते हैं इसमें, वॉइस में टेंस चेंज होता नहीं है, ठीक है। तो दूसरा वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है ऑप्शंस के हिसाब से, तो वही मैंने लगा दिया, ठीक है। अभी अपना पैसेज इजी पीजी है, तो किसके रिलेटेड है, डाइटरी फाइबर से। टर्म डाइटरी फाइबर्स रेफर, मैं पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ लेना, पॉज करके पढ़ लेना, मैं जल्दी पढ़ता हूँ। टर्म डाइटरी फाइबर डाइजेस्टिबल कार्ब, जो भी वर्ड होगा मैं समझाता जाऊँगा, जो भी डिफिकल्ट होगा। विच ऑब्जर्व फाइबर, इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ापन होता है ना, बॉल सिंड्रोम, बॉल समझते हो, इंटेस्टाइन का जो आखिरी हिस्सा होता है उसे बॉल बोलते हैं। तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो तुम्हें मैं जी के भी पढ़ाऊँगा, हाँ ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा। बॉवल सिंड्रोम, डेंटल कैरीज गॉलस्टोन मतलब वो पथरी, ठीक है। द फूड स्टफ्स रिच इन दिस, फूड स्टफ मतलब जो खाने का सामान, रिच इन दिस डाइटरी फाइबर्स एंड सीरियल्स, ग्रेन सीरियल्स मतलब जो सुबह सीरियल्स समझ सकते हैं, अनाज, मोटा अनाज, ग्रेन्स, लिग्यूम्स, फ्रूट्स, सीड, सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी वाले, कैरेट्स, कैबेज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल्स, मेलन्स, पीचेस, पियर मत पढ़ना, मारूंगा, ठीक है, पियर नहीं पैर जो होता है ना, पाँव, पैर पढ़ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन। दीज डाइटरी फाइबर्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग वाटर बिकॉज ऑफ इट these get swollen and behave like a sponge as these pass through the gastrointestinal tract. The fibers add bulk to the diet, increase transit time in the gut and decrease the time of release of ingested food in the colon भी इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है, जिधर से वॉवल पास होता है ना, वॉवल स्टूल समझते हो ना। अब इतना हिंदी नहीं बताऊंगा, मुझे शर्म आ रही है, स्टूल समझ लाना, डाल के देख लेना। These fibers hold waters, so the stools are soft, bulky, and readily eliminated. In these senses, that is essential, beneficial, preventing heart cholesterol level. These fibers, like gum and pectin, are reported decrease post prandial after meals. देखो prandial को उनको पता है, after meal मतलब post meal eating, ठीक है, पोस्ट जो मील खा लेते हैं, खाना खाते हैं उसके बाद का। ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी आल्सो रिकमेंड मैनेजमेंट, इंक्रीज द स्मॉल इंटेस्टाइन इंटॉक्सिन, मुकोसा में बताऊँ क्या होता है, वो म्यूकस होता है ना, एक चिपचिपा सा पेट के अंदर, जो अपने सलाइवा की तरह ही होता है, जो पेट के अंदर होता है, सलाइवा होती है मुंह में, पेट के अंदर एक लिक्विड ही सा, चिपचिपा सा, स्टिकी सा एक लिक्विड होता है जो खाने को बाइंड करता है, उससे बोलते हैं। द फिनोमेनन, अब ये देखो फिनोमेनन क्या होता है, फिनोमेनन होता है, और फिनोमेनन एक तरीका होता है प्रोसेस ऑफ फिनोमेनन का। क्या होता है सिनोनिम, क्या होता है सिनोनिम, वो सिनोनिम कह रहा, प्लूरल क्या होता है बताओ, फिनोमेनन्स, नो फिनोमेना, ये फिनोमेनन है, उसका सिनोनिम होता है फिनोमेना। हेल्प इन कीपिंग चेक ऑन ओबेसिटी मतलब फैटी स्लम्प, फैट, ठीक है। डाइटरी फाइबर मे हैव सम एडवर्स इफेक्ट्स, न्यूट्रिशन बाइंडिंग सम ट्रेस मिल्स, मैग्नीशियम, जिंक, प्रॉपर एब्सॉर्प्शन ड्यू टू डेफिशिएंसी स्पेसिफिक एंड दिस में कंस्ट्रेंट्स इन यूनियन डायमेंट सजेस्टेड एट इंटेक 40 ग्राम, ठीक है। ये डाइटरी फाइबर के ऊपर है। अब देखते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तुमने पढ़ लिया, पढ़ लेना। द डाइटरी फाइबर्स बिहेव लाइक ए स्पॉन्ज बिकॉज दे कैन एब्सॉर्ब वाटर। फर्स्ट वाला ऑप्शन का सही होगा, देखो हमने पढ़ा था ना, देखो तो बता भी देता हूँ, मैंने अभी पढ़ा था यार, हाँ ये देखो, ये लिखा है ना, होल्डिंग वाटर, सोलन, ये सब ये लिखा है,
ठीक है, फर्स्ट वाला ही हो गया। व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स? डाइटरी फाइबर्स क्या है? इंजेस्टेड फूड इन द कॉलन, इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट फूड, एंजाइम्स प्रेजेंट इन स्टमक, इजीली डाइजेस्टेबल हेल्थी फूड। एंजाइम्स क्या होते हैं? अब देखो, ये तो यार पढ़ने थोड़ा बहुत भी जिसने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो पता ही होगा। वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो पचते नहीं हैं, फूल जाते हैं, प्लांट फूड से जो मिलते हैं। और ये नॉन वेज फूड नहीं होता, प्लांट फूड से ही मिल सकते हैं, ठीक है। जो अपनी हर्बीवोर डाइट होती है, बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिच इन डाइटरी फाइबर्स? डाइटरी फाइबर में क्या रिच नहीं होता? अब यहाँ मैंने पढ़ाया था सीरियल। अब देखो यार, ग्लूकोज तो बॉडी में बनता है भाई, ग्लूकोज तो बनता है ऑक्सीजन से। क्या इसकी भी एक रेस्पिरेटरी होती है ना, क्या? हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में है शायद ग्लूकोज। रेस्पिरेटरी में है, डाइजेस्टिव सिस्टम में है। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ोगे तुम ग्लूकोज। क्या लिखा है इसमें? सही लगा लेता हूँ। कौन सा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिच इन चीज़ में कौन सा है जो रिच नहीं है डाइटरी फाइबर्स में? ग्लूकोज हटा दो, सीरियल ये सब तो होते हैं। ग्लूकोज नहीं भी बताया तो भी तुम एलिमिनेट कर सकते, बाकी मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये लिखा है, देखो ये लिखा है, ये पढ़ लो सब, ठीक है। ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज तो बॉडी खुद ही बना लेती है यार। खाना ग्लूकोज में तो चेंज होता है, जो भी तुम खाते हो ग्लूकोज में चेंज होता है। तभी तो जब डिहाइड्रेशन हो जाती है, किसी को गर्मी में बोतल लगवाता है, ड्रिप ग्लूकोज की लगती है ना, पानी की कमी। कौन सा है? 16th के बाद 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन रेगुलेटिंग, मतलब जो इनकरेक्ट है, ये तो सही है यार। डाइट फाइबर रिच इन प्रिवेंटिंग हार्ट डिसीज, ये भी सही है। लीफी वेजिटेबल खाओगे हार्ट डिसीज नहीं होगी। मोमो वगैरह मत खाना है, मैं खाता हूँ, तुम लोग मत खाना। डाइटरी फाइबर हेल्प इन रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन, ये भी ठीक है। फाइबर होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन कमी करते हैं। ये वाला गलत है, लास्ट वाला। ट्रेस मेटल्स एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाते यार, जो बड़े बड़े जो मतलब हार्ड फूड रहता है उसे कर ही नहीं पाते एब्जॉर्ब। खाना पचा देते हैं लेकिन ये रह जाते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ पैसेज? अब ऊपर थीम पूछी गई है। अब सर बैलेंस डाइट का लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट से बताता हूँ। ये चीज़ तो तुम्हें उसमें मिलेगी नहीं, ये तो ईजीली समझा दूंगा। अब बैलेंस डाइट के बेनिफिट बताएं ऊपर। कहीं तुमने शब्द पढ़ा था बैलेंस डाइट? नहीं। सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स, देखो ये हो सकता है, लेकिन अकेला उसमें सोर्स नहीं बताया है। फंक्शनिंग ऑफ इंटेस्टाइन ये भी नहीं बताया। अब दो ऑप्शन में तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, कौन सा चूज़ करें। अब लुक, उसमें अकेला सोर्स तो बताया नहीं है। सोर्स तो ये होगा डाइटरी फाइबर्स के, कैबेज, लीफी वेजिटेबल्स। उसके बाद भी इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है, तो समझ जाओ यार। और ये दो ऊपर के तो अपन ने पहले ही एलिमेंट करी, तो इंपोर्टेंस हो जाएगा। इंपोर्टेंस ही तो बता रहा है वो, ठीक है, ये हो जाएगा। 18th का 19th वॉइस का क्वेश्चन अपना फेवरेट। दे मेड हिम रीराइट द एंटायर रिपोर्ट टू करेक्ट द इनकन्सिस्टेंसीज, ठीक है। रीराइट के बाद टू लगे इसमें, मैं रीराइट के पहले टू लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि पैसे में जाएगा तो टू लग ही जाएगा, क्योंकि उसको बनाया गया, उसके द्वारा नहीं बनाएगा, उसे बनाएगा, ठीक है, उनके द्वारा उसे बनाएगा। दे मेड हिम को बनाया गया है इसके द्वारा, तो उसके पहले आएगा ही, ठीक है। ही वॉज मेड नहीं आएगा, ही वॉज मेड टू रीराइट, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। और ही हैड बीन टेंस चेंज होता नहीं है, जैसे तुम्हें पता है। और वॉज, ही वॉज मेड टू रीराइटिंग, रीराइटिंग कहाँ से आ गया भाई? कहीं लेकर दिख रहा है तुम्हें? पास्ट कंटिन्यूस, तो ऑप्शन नंबर 2। और देखो ये 2 याद रखना, बहुत ईजी है। मेड वाले अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो सेकंड वाली सब्जेक्ट होगा हिम, ये इधर देखो, ये वाला सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ही टू लगा के तुम सेंटेंस बना सकते हो, मेड टू, है, ठीक है। 19th के 20 तक कितनी देर की क्लास हो गई? चलो 28 मिनट, 10 मिनट और लगाते हैं, 5-6 क्वेश्चंस बचे ना, निकाल देंगे। टू बियर्ड द लाइन इन हिज टेंट, टू बियर्ड द लाइन मतलब उसके, ये सही है। टू चैलेंज ए पर्सन बोल्डली, मतलब किसी, अब समझ लो तुम उसके क्या, उसकी दाढ़ी बना रहे हो तुम लाइन के डैन में, मतलब डैन मतलब होता है लाइन का घर, उसके, तो कितना मुश्किल काम होगा उसी के, मतलब किसी के घर में घुस के उसको चैलेंज करना यार, गजब काम है। तो कोई भी हर कोई नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब अच्छी एक पकड़ बना लेना, ठीक है। टू चैलेंज ए पर्सन बोल्डिंग इज एन ओन स्ट्रॉन्ग होल्ड, मतलब उसके इलाके में घुस के, वही मतलब है इसका। टू बी एट द लाइन इन स्टैंड, टू बी होस्टेड इन मनोज पेटार्ड, इसका गलत हो जाएगा। टू बी टू सक्सीड बिकॉज ऑफ वंस क्लेवर ट्रिक, मुझे गलत लग रहा है यार। टू बी कंसर्न सही है, नहीं ये गलत होगा यार। टू बी होस्ट, मतलब होस्ट मतलब
समझते हो हॉस्टाइल मतलब यार कैसे बताऊँ यार, टू बी होस्ट है तुम्हें समझा, टू सक्सेस बिकॉज ऑफ वंस क्लेवर ट्रिक, इसमें यार सक्सेस का कोई मतलब ही नहीं है, ये बिल्कुल अलग 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 है। मतलब ये इसका मतलब क्या होता है पता है तुम्हें, टू बी होस्ट का मतलब यार, इसका मतलब होगा टू बी होस्ट विन ऑन पेटार्ड का मतलब होगा, कैसे समझाऊँ यार, हिंदी एक तो मुझे नहीं आती, टू बी हार्म्ड, जैसे कि तुम कुछ कर रहे हो किसी के लिए गलत, उसी में तुम फंस जाओ, उसका मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम किसी के लिए बुरा सोचो, उसमें मतलब तुम्हारी सॉरी तुम खुद फंस जाओ, वो होता है इसका मतलब, ठीक है, सेकंड वाले का। और इधर क्या लिखा है इसकी मीनिंग में, टू सक्सीड बिकॉज ऑफ वंस क्लेवर ट्रिक, उसमें उल्टा लिखा है इसका, ऑक्सीमोरन है, ठीक है, ये नहीं होगा, अपोजिट दे रहा है। इसका मतलब है फेल होना, उसका मतलब सक्सीड होना, खुद की जो चाल चल रहा है उसी में फेल हो जाना, इसका मतलब होता है टू बी होस्टेड ऑन पेटार्ड। टू सेंड समवन पैकिंग, किसी को बाहर फेंक देना, मतलब किसी को बाहर निकाल देना। टू डिसमिस समवन, ये सही लिखा है। टू प्ले डक्स एंड ट्रिक्स, डक्स एंड ट्रिक्स का मतलब ये समझ लो उल्टी सीधी तरीके से पैसा बर्बाद करना उल्टी सीधी चीज़ों में, तो ये भी सही हो जाएगा। ABD फर्स्ट वाला सही है, थर्ड फोर्थ सही है, सेकंड वाला ओनली रॉन्ग है। सेकंड वाला कौन से में, ये गलत, ये वाला सही है, ये वाला गलत, ठीक है, दोनों गलत, ये भी ऑल वाला गलत, थर्ड ऑप्शन भी राइट है। 21 देखते हैं। बिटवीन यू एंड आई द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स, इसको सही करना है, करेक्ट। द टीचर्स आर कन्विंस्ड दैट नीदर ऑफ द प्रपोजल्स जस्टिफाई द एक्सपेंडिचर, ठीक है। सबसे पहले तो बिटवीन यू एंड आई कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। बिटवीन यू एंड मी, जब दो लोगों में चूज कर रहे हो और तुम खुद बोल रहे हो तो मी होगा, ठीक है। यू एंड मी, यू एंड आई हटा तो ये सी और डी ऑप्शन तो अपने को एलिमेंट हो ही जाएंगे, ए और बी में से होगा। बिटवीन यू एंड द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स, इसका अब रुको अब तुम समझोगे प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर ही प्लूरल हो जाएगा, नहीं यार। जब एक सब्जेक्ट दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है कंजक्शन के साथ, नंदलेस अगर वो प्लूरल है कुछ भी है, तो वो सब्जेक्ट जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो इज आएगा। इधर भी क्या है, हाँ इधर भी इज है, ठीक है। तो भाई गलती कहाँ है, हाँ ये भी देखो नीदर वाले में गलती हो जाएगी, नीदर ऑफ प्रपोजल जस्टिफाई, इसमें क्या लिखा है, नीदर हमेशा नीदर ऑफ द प्रपोजल, मतलब दो प्रपोजल है उसमें से एक का भी नहीं, एक आ रहा है तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर के हिसाब से ही होगी, ठीक है। तो ऊपर जस्टिफाई लिखा है, हमको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वो है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो जस्टिफाई बी वाला विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 20 सेकंड पे चलते हैं। सेंड डिस्पाइट कंप्लीटिंग द वर्क report on the time errors and the data were noticed by the manager, no one acknowledged him, मतलब काम करने के बाद भी और समय पर देने के बाद भी जो गलतियां थी वो नोटिस की गई मैनेजर की, और किसी ने मतलब उसको मतलब एक्नॉलेज नहीं किया, उसको समझा नहीं, उसको रेक्टिफाई नहीं किया, ठीक है। और इसको डेस्पैच भी गलत है, मतलब कंप्लीट कर चुका है ना, तो कंप्लीटिंग कैसे आ गया, कर चुका है, पास्ट में कर चुका है, ठीक है। despite completing the report, despite the report being completed, पैसे में नहीं ले जाना भाई, बी ऑप्शन गलत है पहले से ही। completing despite the completing the report on despite है। अब देखो हैविंग आ रहा है, हैविंग मतलब चुका है, कर चुका है ना, तो ये हैविंग से स्टार्ट होगा, despite और किसी में नहीं, तो इसको पहले मार्क कर लेते हैं फिर आगे चलते और समझते हैं इसको। having completed the report on the time the errors in the data were noticed by the manager, देखो पास्ट जा रहा है ना, डाटा एरर्स के वर आ रहा है, ठीक है। और नोटिस फॉर नो वन एक्नॉलेज्ड हिम, ठीक है यार, इसमें कुछ है ही नहीं समझाने लायक, पूरा वैसा ही है, बस ऊपर ही गलती हो रही थी वो मैंने समझा दी है, ठीक है। पास्ट में जा रहा है इनकम्प्लीट, और क्या और देख लो, रिपोर्ट बीइंग ये बीइंग हट जाए, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, और बीइंग तो पैसिव में लगता है, ठीक है। कंप्लीटिंग डेस्पाइट कंप्लीटिंग नहीं आ गया यार, रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनका मतलब जानते हैं क्या होता है। पेनूरियस का मतलब होता है गरीब, जैसे अभी तुम सब लोग जब तुम नौकरी लगा लोगे तो अमीर बन जाओगे, है ना, ठीक है। एक्विज का मतलब होता है कि हर चीज़ हर बात से सेटिस्फाई है, मतलब रेबल नहीं है, जो गलत भी हो रहा है तो भी उससे सेटिस्फाई है, ठीक है। अनअसेलेबल
अनअसेलेबल का मतलब होता है जिसको कोई मतलब इंट्रैक्टिव, बहुत पावरफुल है, इसको कोई भेद नहीं सकता, है ना, इनएविटेबल थिंग। और ग्रेवोस, ग्रेवोस का मतलब क्या होता है, गंभीर, दुखदाई, दर्द भरा, ये सब। ठीक है, तो उसमें सारी स्पेलिंग ठीक है, लेकिन आखिरी वाली सी नहीं है। अब तुमने पढ़ा होगा ग्रीवांस, ग्रीवांस में भी GRI से स्टार्ट होता है, फिर ये आता है, तो ऐसे उसी उसी मैनर में तुम उसको याद कर सकते हो कि GRI से स्टार्ट होगा। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, कलर ब्लैक लगा देता हूँ, GRI इससे स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो 24, 2 और बचे, जल्दी करते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। सरप्शियस मतलब पहले अपन अपना वही तरीका है, पहले वर्ड के मीनिंग जानेंगे फिर करेंगे। सरप्शियस मतलब चालाक तरीके से, छुपे हुए तरीके से, सरप्शियस। ठीक है, रेप्टॉयर, रेप्टॉयर क्या होता है, रेप्टॉयर मतलब होता है किसी चीज़ की सूची, लाइन, लिखित में जो सूची होती है। जैसे मान लो एक एंकर होता है ना जो परफॉर्मेंस करवाता है सबको स्टेज पे, तो एक परफॉर्मेंस की सूची होती है, उसको रेप्टॉयर बोलते हैं। परफंक्टरी मतलब होता है केयरलेस। नेफारियस मतलब होता है धूर्त, चालाक, और क्या कहते हैं, खतरे से भरा हुआ। ठीक है, तो उसमें स्पेलिंग गलत है, सारी सही है, रेप्टॉयर की स्पेलिंग गलत है, ई लग जाएगा लास्ट में। ठीक है, जस्ट पुट ई, रेप्टॉयर। इग्नोर माई हैंड राइटिंग को इग्नोर करना भाई। ठीक है, ये होगा। चलते हैं दूसरे वाले में, लास्ट वन है, इस मॉक का लास्ट क्वेश्चन। चूज द सेंटेंस वेयर द वर्ड कॉल्ड्रन इज यूज करेगी। अब लुक, कॉल्ड्रन का 3-4 मतलब होता है। कॉल्ड्रन हो जाता है एक मैदान जहाँ लड़ाई होनी हो। ठीक है, एक स्टेज कॉल्ड्रन। ठीक है, दूसरी बात, कॉल्ड्रन उससे भी बोलते हैं, एक कढ़ाई होती है ना, घर में होगी तुम्हारे सबके कढ़ाई, उससे भी बोल देते हैं। ठीक है, लुक अब देखते हैं। द विलेजर्स गैदर्ड अराउंड द कॉल्ड्रन। ठीक है, अब भले ऊपर इन्हें कुछ भी लिखा हो, अब नीचे उसका कॉल्ड्रन का जो डेफिनेशन दे रहे हैं वो तो सही है, लार्ज मेटल पॉट, तो ये वाला हमको सही मानना पड़ेगा। सॉरी, द स्टेडियम वॉज कॉल्ड्रन ऑफ नॉइस। अब स्टेडियम था, वो मैदान बन गया था पूरे शोर शराबे का, एक्साइटमेंट का, फाइनल में ये भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना, मैदान से भी बोलते हैं। द साइंटिफिक एग्जामिन द कॉल्ड्रन अंडर द माइक्रो। कॉल्ड्रन भाई माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे आ सकता है भाई, ना तो वो कढ़ाई माइक्रोस्कोप के अंदर आएगी, ना मैदान आएगा, तो ये वाला हट जाएगा। ठीक है, इसको हटा दो। और ये वाला द सिटी टर्न इनटू पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, राजनीतिक मैदान बन गया। सुनते हो ना, न्यूज़ सुनते हो गए, घमासान युद्ध राजनीतिक मैदान में। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, ए भी सही, बी भी सही है, डी भी सही है। ठीक है, ए बी डिविलियर्स, 2 बी ऑप्शन करें। ठीक है, थैंक यू, इतना ही था आज के लिए, वाला हो गया। ठीक है, अब सुनो यार, कर लेना अच्छे से, हाँ, और जिसका एग्ज़ाम हो उसको मैं बेस्ट ऑफ लक तो नहीं बोलता, देखो सीधी बात है, बेस्ट ऑफ लक नहीं बोल सकता, लक के भरोसे मत बैठो यार, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ठीक है, एक जापान में लोग पता है बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलते, ये बोलते हैं डू योर बेस्ट ऑफ लक की जगह। तो मैं बोलूँगा एक इंग्लिश वे में, ब्रेक अ लेग का भी मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट। ठीक है, और जो कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज कर देना, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी, मैं बता दूंगा इंग्लिश के रिलेटेड। और जो भी मैं इन चीज़ों में सही कुछ कर सकता हूँ, कि जो चीज़ समझ नहीं आती प्लीज़ बता दिया करो कमेंट करके। आई एम न्यू टू दिस वन, आई एम नोवाइस टू दिस थिंग्स। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूँ ये सब। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, सब्सक्राइब करना है करो, मत करो, मुझे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता यार। ठीक है, बस बता देना कमेंट करके कोई जो भी मैंने गलतियाँ की, ब्लंडर किए, आई एम वेरी मच मेटिकुलस अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, बाय, जय हिंद।